हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक बार फिर से एक नई क्विज़ वीडियो के साथ। दोस्तों, क्विज़ वीडियो हम इसलिए सीरीज चला रहे हैं, बीच बीच में हम एक एक टॉपिक पर कोई वीडियो बनाते हैं। क्विज़ वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। इसके लिए सिंपल, आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। मेरे ख्याल से हेडफोन लगाइए, कहीं भी आप वॉक कर रही है और इस तरह से हमारे वीडियो सुन सकते हैं और एक अच्छी अपनी प्रैक्टिस उर्दू के तय कर सकते हैं। आप कभी भी हेडफोन लगाइए, मोबाइल जेब में रखिए, देखने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सुन करके आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो जब भी अपलोड होंगी, 2 दिन में 1 दिन में मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन क्लियर मिल जाएगी। शेयर करें हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साथ, ताकि हमारे चैनल को प्रमोट भी आप कर सकें। दुआओं से नवाजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की इस वीडियो में सवालात कैसे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे वीडियो में आज पहले हमने रखा है, ये सारे सवालात जो हैं टीजीटी में आ चुके हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम में, वहीं से हमने उठाया है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, सआदत हसन मंटो का लिखा हुआ मजमून 3 गोले किस शायर से मुताल्लिक है। तो सआदत हसन मंटो का जो मज़ामीन का मजमुआ है गंजे फरिश्ते, जिसमें खाके हैं, तो उसमें ये 3 गोले एक मजमून है। ये किसके लिए लिखा उन्होंने? अख्तरुल ईमान, नून मीम राशिद, मीरा जी या नासिर काज़मी। तो सआदत हसन मंटो जो, सबसे पहले मैं इनके बारे में बता दूं, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, 11 मई 1912 ईस्वी को पैदा हुए थे। 1912 ईस्वी में ये पैदा हुए थे पंजाब में, लुधियाना में। ठीक है। 18 जनवरी 1955 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था लाहौर में। बहुत जल्दी इंतकाल कर गए थे। मशहूर उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगारों में से इनका नाम आता है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने गंजे फरिश्ते नाम से जो ये मज़ामीन का मजमुआ लिखा है, जिसमें खाके हैं सभी, इसमें अपने अहद के मुतअद्दिद शख्सियात के बारे में इन्होंने खाके लिखे। तो 3 गोले जो ये खाका है, ये किसके बारे में है? ये है दोस्तों मीरा जी के बारे में। मीरा जी के बारे में उन्होंने मीरा जी से जो मुलाकात की थी, उसी को लेकर के उन्होंने अपने इस खाके में रुदात बयान की है। ठीक है। अब इन चारों के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, ये अख्तरुल ईमान, नून मीम राशिद, मीरा जी, नासिर काज़मी। नासिर काज़मी तो मंटो के बाद के हैं, लेकिन मीरा जी, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान, इन सब से उनकी मुलाकात रही है। ठीक है। तो अख्तरुल ईमान साहब जो हैं, अख्तरुल ईमान की पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1915 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, बिजनौर में पैदा हुए थे, और 1996 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था मुंबई में। दोस्तों, इनके 8-10 शेरी मजमूए हैं, उनके तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में बताऊँगा। नून मीम राशिद जिनका नाम नज़र मोहम्मद राशिद था, 1910 ईस्वी में इनकी विलादत होती है गुजरवाला में, और 1975 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। ठीक है। 1975 ईस्वी में लंदन में इनका इंतकाल होता है। और मीरा जी, जिनके बारे में 3 गोले मंटो का ये मजमून है, 1912 ईस्वी में पैदा होते हैं। 1912 ईस्वी में पैदा होते हैं। ठीक है। और 1949 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है मुंबई में। ठीक है। और नासिर काज़मी साहब जो हैं, उस वक्त उस अहद में थे, लेकिन वो उस वक्त उतना मारूफ नहीं हुए थे, मशहूर नहीं हुए थे। 8 दिसंबर 1925 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। ठीक है। और 2 मार्च 1972 ईस्वी लाहौर में इनका इंतकाल होता है। मशहूर शायर हैं दोस्तों, बरगेने वगैरह इनके शेरी मजमूए, बरगेने, दीवान, पहली बारिश। ठीक है। तो मीरा जी, ये तमाम लोगों के बारे में मैंने मुख्तसरन, सिर्फ मेरी कोशिश रहेगी कम से कम डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो 3 गोले जो याद रखिएगा दोस्तों, ये सवाल आ चुका है। ठीक है। डीएसएसबी में आ चुका है। तो 3 गोले किसके बारे में है? मीरा जी के बारे में है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? फसले गुल आई या अजल आई किस नौइयत की तसनीफ़ है? तो ये एक किताब का नाम है। ठीक है दोस्तों, या एक मजमून का नाम है, या कब जो भी है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, नॉवेल, नॉवेलेट, ड्रामा या खुद नविश्त। तो इन चारों में से क्या है? फसले गुल आई या अजल आई, क्यों दरे जिंदा खुलता है, क्या कोई वहशी और आ पहुंचा, या कोई कैदी छूट गया। ये फ़ानी बदायूनी का मशहूर शेर है। उसी को लेकर के, उसी शेर को लेकर के मौजू बनाया है कुर्रतुल ऐन हैदर ने। कुर्रतुल ऐन
हैदर का ये नॉवेलेट है। ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर जिनकी पैदाइश 1927 में होती है अलीगढ़ में, और 2007 में इनका इंतकाल जो होता है दिल्ली में होता है, नोएडा में रहती थी। ठीक है, तो ये नॉवेलेट है दोस्तों। कुर्रतुल ऐन हैदर मशहूर जो हैं आग के दरिया के लिए, उनके मुतादिद नॉवेल हैं। ठीक है, नॉवेल हैं, अफसाने बहुत सारे लिखे, नॉवेलेट कई सारे लिखे, इनके जो हैं रिपोर्टाज भी बहुत सारे हैं, और इसी तरह से इनकी जितनी भी तसानीफ हैं बहुत मशहूर है दोस्तों। उन पर तफसील से आगे वीडियो में बनाऊंगा, जल्द ही उस पर वीडियो आपके यहाँ चैनल पे आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? नॉवेलेट। ये फसले गुल आई या अजल आई जो है, रोशनी की रफ्तार जो उनका मज़ामीन, ये जो अफसानों का मजमुआ और नॉवेलेट का मजमुआ है, उसी में ये नॉवेलेट शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब नॉवेलेट है, ये याद रखिएगा। फसले गुल आई या अजल आई, ये तसनीफ़ किसकी है? ये नॉवेलेट किसकी है? ये कुर्रतुल ऐन हैदर साहब, कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का है। ठीक है, और नॉवेलेट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतने तफसील से बताने पर जहन में आप लोगों की चीज़ें बैठ जाती होंगी और कभी भी ये चीज़ दिमाग से नहीं निकलेगी। मुंदरजा झेल सवाल, मुंदरजा झेल में से कौन सा ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का लिखा हुआ नहीं है? ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन है चाके दामन, मारे आस्तीन, सिल्वर किंग, बज़्म सुलेमा। तो ये चारों जो नाम दिए हुए, इनमें से आगा हशर काश्मीरी का कौन सा ड्रामा नहीं है? तो चाके दामन भी है, जिनका शहीद नाज जिसको भी कहते हैं, मारे आस्तीन भी है, सिल्वर किंग भी है, बज़्म सुलेमा जो है ये ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का नहीं है। आगा हशर काश्मीरी 1879 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहाँ पे दोस्तों? बनारस में पैदा हुए थे, और 1935 ईस्वी में इनका इंतकाल जो है लाहौर में हुआ था। ठीक है, मशहूर उर्दू के पहले ड्रामा निगारों में से आते हैं। ठीक है, आगा हसन अमानत लखनवी के बाद आगा हशर काश्मीरी का नाम सबसे अहम तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है दर्ज झेल में से कौन सा दुरुस्त है? अब यहाँ पे जोड़ा हमें देखना है, 4 यहाँ पे मजमुए का नाम दिया है, 4 यहाँ पे शोरा का नाम दिया है। सही जोड़े का आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है। शाम शहरियारा, फैज़ अहमद फैज़ दिया है, या यहाँ पे गौर करने की बात है दोस्तों, शाम शहरियारा दिया हुआ है। शाम शहरियारा जो है ये तो है शहर, जो है शाम शहरियारा ये फैज़ अहमद फैज़ के है, लेकिन शाम शहरियारा ये जो है ये मुश्ताक अहमद इस्वी साहब का मज़ामीन का मजमुआ है। ठीक है दोस्तों, और गंजीना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है गंजीना, ये यगाना चंगेज़ी का ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। सरे वादी सीना ये फैज़ अहमद फैज़ का है, और परछाइयाँ जो है ये साहिर लुधियानवी साहब का है, शेरी मजमुआ। ठीक है, तो गंजीना के बारे में अगर हम बताएं तो यगाना चंगेज़ी साहब का ये शेरी मजमुआ है, जिसको अली सरदार जाफरी ने मुरतब करके इसको शाया किया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। शाम शहरियारा, मुश्ताक अहमद इस्वी, गंजीना यगाना चंगेज़ी, सरे वादी सीना, फैज़ अहमद फैज़, परछाइयाँ जो है साहिर लुधियानवी साहब का शेरी मजमुआ है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये इल्म बयान की रो से इस मिसरे में शेर क्या है? तो यहाँ पे कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, तो कह रहे हैं इल्म बयान की रो से इस मिसरे में शेर क्या है? किनाया है, मजाज मुरसल है, तशबीह है, इस्तियारा है। दोस्तों तशबीह, इस्तियारा, मजाज मुरसल, किनाया पे या इल्म बलागत पर हमने वीडियो बना रखा है, 2-3 वीडियो हमारे मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, इसमें शेर क्या है? तो इसमें शेर क्या है? इस्तियारा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में आप लोगों को तशबीह और इस्तियारा के फ़र्क बता देता हूँ। तशबीह कहते हैं जिसमें मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों को बयान किया जाता है, दोनों को दिखाया जाता है। जैसे मेरा महबूब चांद की तरह रोशन, मेरे महबूब का चेहरा चांद की तरह रोशन है, तो यहाँ चेहरे को जो चांद जैसे तशबीह दिया गया, दोनों मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कह दिया जाए कि मेरे महबूब का या मेरा चांद आ रहा है, ठीक है, महबूब को सीधा सीधा चांद कह दिया जाए, या चांद यहाँ पे देखो उसका वो चांद खिला है, यानी उसके चेहरे पर
चेहरा चांद की तरह रोशन है। तो चांद डायरेक्ट कह देना ये इस्तिआरा है। तो इसी तरह से यहाँ पे शेर को भी डायरेक्ट, यानी कि शेर की जो बहादुर हजरत हुसैन के बारे में जो ये है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये मरसिए का शेर है। तो शेर यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया गया, यानी ये नहीं कहा गया कि वो देखो हुसैन आ रहे हैं जो शेर की तरह हैं, बल्कि यहाँ शेर डायरेक्ट के। तो जब तशबीह डायरेक्ट दी जाए तो उसको वो इस्तिआरा बन जाता है। ठीक है, मुशब्बा बिही का यहाँ पे जिक्र नहीं है, मुशब्बा का जिक्र नहीं है। ठीक है, मुशब्बा बिही का डायरेक्ट जिक्र है। तो मुशब्बा का अगर जिक्र ना हो, मुशब्बा बिही का डायरेक्ट जिक्र हो तो उसको इस्तिआरा कह देते हैं। ठीक है, वहाँ यहाँ पे मुस्तार मुस्तार लहू है, ये इसकी तफसील से बहस हमारे उस वीडियो में मौजूद है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस्तिआरा। अगला सवाल क्या है दोस्तों? हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर का। शेर बाला में कौन सी सनात मौजूद है? कौन सी सनात मौजूद है? तजनीस, तलमीह, सवाल जवाब या हुस्न तालील। दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में जो सवाल जो इस तरह से तलमीह ये आते हैं, क्वेश्चन जो बलागत से रिलेटेड होते हैं या सनाए लफ्ज़ी सनाए मानवी से रिलेटेड होते हैं, अक्सर ये इन्हीं चारों या 4-5 जो मखसूस हैं जो सनाते हैं उन्हीं से सवाल करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब बता दूं तो इस सवाल का जवाब है तलमीह। तलमीह क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे देखिए तलमीह कहते हैं किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ या किसी भी मजहबी वाक़े की तरफ जो माजी के वाक़यात हैं या माजी की शख्सियात हैं उनकी तरफ इशारा किया जाए तो उसको तलमीह कहते हैं। सिंपल से है, उसकी तारीफ़ मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल से आप लोगों को समझाने के लिए है। तो यहाँ पे मूसा की तरफ इन्होंने इशारा किया है, मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो इस वजह से जो इशारा किया गया है उसको तलमीह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक मजहबी वाक़े की तरफ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तूर पर, वहाँ पे जो एक शरारा चमका था और खुदा का जो तजल्ली थी खुदा की उस पर वो नाजिल हुई थी, जिसकी वजह से तूर का पहाड़ जलकर खाक हो गया था, उसी की तरफ ये इशारा है, तो इसको तलमीह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डिटेल से आप लोग जा करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में हमने उसको समझाया है, आपको काफ़ी ज़्यादा उससे मदद मिल सकती है। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया है। इस शेर में किस मसले की तरफ इशारा किया है? मौतोज़िस्त, जबरो इख्तियार, इश्क मोहब्बत में नाकामी, फतह शिकस्त। तो ये शेर जो है मीर तकी मीर का मशहूर शेर है दोस्तों। इस शेर का सही जवाब है जबरो इख्तियार। ठीक है, जबरो इख्तियार इसलिए कि जो एक जबरो इख्तियार ये तसव्वुफ़ का एक मौजू है दोस्तों। इसका अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो तसव्वुफ़ के किसी भी गज़ल के जो मौज़ूआत हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल से यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को बता दूँ कि तसव्वुफ़ का मौजू ये है कि खुदा के हाथ में सब कुछ है और इंसान जो है वो मजबूर है। तो उसी की तरफ यहाँ पे मीर तकी मीर ने इशारा किया है कि तकदीर में जो कुछ लिखा है वो तो होता ही है, नाहक हम मजबूरों को मतलब अब बेकार में बदनाम किया जाता है कि ये हमारा अपना क्या किराया है। ये हमारा अपना क्या किराया नहीं है, बल्कि ये सब कुछ है जो है वो अल्लाह ताला का क्या किराया है। ठीक है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। तो उसी में जबरो इख्तियार, यानी इंसान जो है मजबूर है, उसको कुछ भी इख्तियार नहीं है, सारा इख्तियार क्या है अल्लाह ताला के पास मौजूद है। तो इसमें उसी की तरफ इशारा किया गया है, जबरो इख्तियार की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी चीज़ें, अब कभी भी दिमाग से ये चीज़ नहीं निकलेंगी। अगला सवाल क्या है दोस्तों? मनफी सिफात का शायराना बयान इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? ऑप्शन है वासोख्त, रेख्ती, रुबाई, हज्व। ठीक है, तो इस सवाल का मेरे ख्याल से आसान जवाब है। आसान जवाब है क्या है? हज्व। हज्व में क्या है? मनफी सिफात के बारे में शायराना बयान होता है, यानी कसीदा एक तरह से देखा जाए तारीफ़ होती है लोगों की, और हज्व में जो है उसका अपोजिट ही है, मुतजाद है। हज्व में कहते हैं वो मनफी सिफात का बयान किया जाता है, यानी वो जितनी भी मनफी सिफात अगर मौजूद भी ना हो तब भी जिसके बारे में हज्व कहा गया हो उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं और उसमें बयान किया जाता है। जैसे सौदा की सारी हज्विया कसायद आप लोग पढ़ करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पे देखिए, दर्ज ज़िल में उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद बाकर, इमाम बख्श साहबाई या अबुल कलाम आज़ाद।
तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों मोहम्मद बाकर। ठीक है, मोहम्मद बाकर जो थे ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे और उर्दू में इन्होंने 1837 ईस्वी में कब निकाला था, 1837 ईस्वी में दहली अखबार नामी किताब लिखा था, ये अखबार निकाला था जो उर्दू में जारी रहा, जिसको बाद में मोहम्मद बाकर की जगह पे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी इसकी इदारत संभाली थी। ठीक है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में जो मोहम्मद बाकर सबसे पहले, चूँकि ऑप्शन में यही है, इनके बारे में बता दूं 5 मई 1830 ईस्वी में इनकी पैदाइश जो होती है दिल्ली में होती है और 22 जनवरी 1910 ईस्वी में इनकी वफ़ात जो होती है वो लाहौर में होती है। कर्नल हाइड के जो है अंजुमन जो थी नज़्म जदीद की तहरीक जो थी उसमें जो ये जुड़े थे, तो वहीं पे लाहौर में चूँकि काम करते थे, वहीं पे तालीम के जो ऑफिसर भी बने थे, वहीं पे उनका इंतकाल हुआ था। मोहम्मद बाकर जो इनके वालिद थे, मोहम्मद बाकर के विलादत जो होती है 1780 में दिल्ली में होती है और 16 सितंबर 1857 में जो है इनको मौत की सज़ा होती है और इनको गोली मार दी जाती है बगावत में पार्टिसिपेशन की वजह से। ठीक है, इनके दिल्ली उर्दू अखबार का भी इसमें अहम रोल रहा है इनको, क्योंकि दिल्ली उर्दू अखबार में इन्होंने बगावत को लेकर के बहुत सारे कॉलम भी लिखे थे, जिसके उसमें जुर्म में इन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया था अंग्रेज़ ऑफिसर का कत्ल करने का। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इनको मौत की सज़ा दी गई थी और उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। इमाम बख्श साहिबाई ये भी 1857 में इनका भी इंतकाल हुआ था दोस्तों। 22 अफराद के साथ इनके ख़ानदान के 22 अफराद को एक साथ जो है मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इमाम बख्श साहिबाई 1805 ईस्वी में दिल्ली में पैदा होते हैं और 1857 ईस्वी में इनका भी इंतकाल होता है और इनको भी 1857 में मौत के घाट उतार दिया जाता है अंग्रेज़ों के ज़रिए से। ठीक है, उसी बगावत के इल्ज़ाम में। और अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने अल हलाल जारी किया, ठीक है दोस्तों, अल हलाल 1912 ईस्वी में जारी किया। उर्दू के माया नाज जो हैं सहाफ़ी अदीब, और 11 नवंबर जिनकी वजह से एजुकेशन डे भी मनाया था हिंदुस्तान में, 11 नवंबर 1888 ईस्वी को इनकी पैदाइश कहाँ पर होती है, मक्का में होती है और 22 फरवरी 1958 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है दिल्ली में। ठीक है, उस वक्त वज़ीर तालीम ये थे। इसी जैसे ये वज़ीर, चूँकि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, इसलिए इनके जो डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर, उसी दिन एजुकेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, मोहम्मद बाकर ने दिल्ली उर्दू अखबार में 1837 में उन्होंने ये जारी किया था। अब यहाँ पे अगला सवाल है, तरक्की पसंद अदब पर किस मुसन्निफ़ ने किताब लिखी। ऑप्शन है अजीज़ अहमद, अली सरदार जाफरी, हंसराज रहबर, मज़कूरा सभी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों, मज़कूरा सभी। ठीक है, इन तीनों ने तरक्की पसंद अदब पर, तरक्की पसंद तहरीक पर किताबें लिखी हैं। ठीक है, अजीज़ अहमद जिनकी पैदाइश 1914 ईस्वी में होती है और 1978 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। ठीक है, तरक्की पसंद अदब नाम से इन्होंने किताब लिखी, तरक्की पसंद अदब। और जो अली सरदार जाफरी, जाहिर सी बात है उर्दू के मशहूर अदीब हैं और मशहूर तरक्की पसंद अदीब हैं, जिनकी विलादत 1913 ईस्वी में कहाँ पे होती है, बलरामपुर में होती है और 2000 में इनका इंतकाल होता है। ठीक है, 2000 में इनका इंतकाल होता है। इन्होंने जो किताब लिखी तरक्की पसंद तहरीक की निस्फ़ सदी और तरक्की पसंद अदब। ठीक है, इन्होंने भी, अजीज़ अहमद ने, दोनों ने तरक्की पसंद अदब नाम से किताब लिखी। और हंसराज रहबर जो 1913 ईस्वी में पटियाला में पैदा हुए और 1994 ईस्वी में उनका इंतकाल वहीं पे हुआ। ठीक है, इन्होंने जो किताब लिखी तरक्की पसंद तहरीक की तरक्की पसंद अदब एक जायज़ा, ये हंसराज रहबर साहब की किताब है। तो इन तीनों ने तरक्की पसंद अदब पर किताबें तहरीर की हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब है मज़कूरा सभी। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 2 अदबी स्कूल किसकी लिखी हुई किताब है। तो लखनऊ, दबिस्तान लखनऊ पर और दबिस्तान दिल्ली पर किताबें हम लोगों को पता है, लेकिन 2 अदबी स्कूल, दोनों अदबी स्कूलों को लेकर के, लखनऊ और दिल्ली के जो अदबी स्कूल हैं उन दोनों को लेकर के किस अदीब ने किताब लिखी, किस नक्कात ने किताब लिखी। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए अबुल सिद्दीकी दिया है, अली जवाद ज़ैदी, नूरुल हसन हाशमी, इबादत बरेलवी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों, अली जवाद ज़ैदी।
अली जवाद ज़ैदी की ये मशहूर किताब है जिसमें इन्होंने लखनऊ और दिल्ली के दबिस्तान शायरी का तनकीदी मुताला किया है। और अबुल लैथ सिद्दीकी साहब जो हैं, ये इनके बारे में अगर हम देखें तो 1916 में इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों लखनऊ में, और 2004 में इनका इंतकाल जो होता है, सॉरी 1994 में इनका इंतकाल हुआ। कहाँ पे? कराची में। लखनऊ का दबिस्तान शायरी नाम से इनकी मशहूर किताब है जो अक्सर सवाल में भी पूछा जाता है। और अली जवाद ज़ैदी जो जिनकी ये दो अदबी स्कूल है, इनकी पैदाइश 1916 में हुई है। इनकी पैदाइश 1916 में हुई। अबुल लैथ सिद्दीकी साहब की भी पैदाइश 1916 में हुई। और 2004 में इनका इंतकाल कहाँ पे होता है दोस्तों? लखनऊ में ही होता है। दो अदबी स्कूल इनकी मशहूर किताबें हैं। और नूरुल हसन हाशमी जो इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में होती है, ठीक है। 1911 ईस्वी से लेकर के 2001 ईस्वी तक इन्होंने हयात पाई थी। और इनकी मशहूर किताब कौन सी है? दिल्ली का दबिस्तान शायरी। और इबादत बरेलवी दोस्तों इनकी कई सारी किताबें हैं, उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा, और ये सारी किताबें इनकी मौजूद है। 1920 ईस्वी में इनकी विलादत होती है और 1998 ईस्वी में इनकी वफ़ात जो होती है वो लाहौर में होती है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? अली जवाद ज़ैदी दो अदबी स्कूल के मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? मरसिए की समाजियात किसकी तसनीफ़ है? तो यहाँ पे कुछ सवाल इस तरह के तसनीफ़ात पे भी हमने ले लिया है। तो मरसिए की समाजियात किसकी तसनीफ़ है? मसीहुज़्ज़मा, मोहम्मद हसन, सैयद मोहम्मद अकील या मसूद हुसैन रिज़वी अदीब। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब जो है सैयद मोहम्मद अकील साहब हैं, ठीक है। सैयद मोहम्मद अकील साहब की जो किताब है ये मरसिए की समाजियात, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ था इनका। सैयद मोहम्मद अकील साहब का 1928 ईस्वी में इनकी पैदाइश जो हुई थी आज़मगढ़ में हुई थी। और 2019 में इनका अभी पिछले साल इंतकाल हुआ है इलाहाबाद में, ठीक है। तो इन्हीं की किताब ये है मरसिए की समाजियात। और मसीहुज़्ज़मा के बारे में बताएं तो मसीहुज़्ज़मा जो इनका भी मरसिए पे अहम कारनामा है, ठीक है। 1925 ईस्वी में इनकी वलादत होती है और 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है, ठीक है। इनके जो तसनीफ़ात हैं मरसिए पर उनकी अहम किताब है, उसको इर्तिक़ा पर, उसकी रिवायत पर, ये सब जो है मसीहुज़्ज़मा साहब की किताब है। और सैयद मोहम्मद हसन जिनकी किताब है अदबी समाजियात, यहाँ पे देखिए समाजियात को लेकर के इसीलिए मोहम्मद हसन का ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया गया। इनकी किताब है अदबी समाजियात, ये मशहूर किताब है। मोहम्मद हसन साहब जिनका ताल्लुक़ जेनू से था दोस्तों 1926 में इनकी विलादत होती है और 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है दिल्ली में, ठीक है। इनकी किताब है अदबी समाजियात। और मसूद हुसैन रिज़वी अदीब जिन्होंने जो मुक़दमे शेर व शायरी के ख़िलाफ़ में हमारी शायरी नाम से किताब लिखी थी, ठीक है। उनकी विलादत जो है 1893 ईस्वी में हुई लखनऊ में और 1975 में इनका इंतकाल हुआ, ठीक है। आब हयात का तनक़ीदी मुताला, हमारी शायरी या अनीसियात, ये सब ये इनकी मशहूर किताबें हैं, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? मरसिए की समाजियात, सैयद मोहम्मद अकील। अगला सवाल है ज़ौक़ अदब और शऊर किस नाक़िद की किताब है? एहतशाम हुसैन, आलम सुरूर, मजनू गोरखपुरी या मोहम्मद हसन, ठीक है। तो मोहम्मद हसन साहब की ये किताब नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये किताब है जो है सही ऑप्शन में पहले बता दूं एहतशाम हुसैन साहब की है। एहतशाम हुसैन जिनका विलादत 21 अप्रैल 1912 ईस्वी आदमगढ़ में हुई है, इनकी विलादत होती है और 1972 में इनकी वफ़ात जो है वो इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। सैयद मोहम्मद अकील की जैसे ये भी आजमगढ़ में पैदा हुए और इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ। कई सारी किताबें हैं, ज़ौक़ अदब और शऊर वगैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। आल अहमद सुरूर 1912 में पैदा होते हैं। कहाँ पे दोस्तों? बदायूं में, ये याद रखने की चीज़ है। और 2002 में इनकी वफ़ात जो है अलीगढ़ में होती है। और मजनू गोरखपुरी जो पहले तरक्की पसंद अदीब थे, फिर रोमानियत की तरफ गए, तो फिर इसी तरह से मतलब साइंटिफिक नक़ाद भी हुए। ये कई सारी तनकीदें इन्होंने लिखी है। मशहूर अफसाना निगार भी हैं। 10 मई 1904 ईस्वी में इनकी विलादत होती है गोरखपुर में और 4 जून 1988 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। मजनू गोरखपुरी का बड़ा नाम है दोस्तों अदीबों में, अक्सर इनसे सवालात भी आते हैं, ठीक है। और मोहम्मद हसन के बारे में मैंने बता दिया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? एहतशाम हुसैन साहब की ये किताब है ज़ौक़ अदब और शऊर। अगला सवाल है दोस्तों, रजब अली बैग सुरूर ने फसाने अजायब किस शहर में रहते हुए तसनीफ़ की? मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर।
तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों रजब अली बेग सुरूर साहब के बारे में, अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो हमारा वीडियो मौजूद है दास्तान के सिलसिले में। मैंने इनके बारे में किताब सुरूर का जो फसाने अजायब है उसको लेकर के और रजब अली बेग के बारे में तफसील से वीडियो बना रखा है, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो इस दास्तान को उन्होंने कहाँ पे लिखा था दोस्तों, ये कानपुर में लिखा था। ठीक है, तो रजब अली बेग सुरूर जो है लखनऊ में पैदा होते हैं 1786 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और 1869 ईस्वी में इनका इंतकाल जो होता है बनारस में होता है। ठीक है, और इस बीच में गाजीउद्दीन हैदर ने 1824 ईस्वी में इनको जिला वतन कर दिया था एक कत्ल के इल्जाम में। तो वो कानपुर जाकर के रहने लगे थे और वहीं पर इन्होंने नसीरुद्दीन मतलब ये कानपुर में ही इन्होंने फसाने अजायब अपने दोस्तों की फरमाइश पर लिखी थी। ये लिखने वो उन्होंने खुद लिखा है। ठीक है, दोस्तों ने फरमाइश की थी कोई ऐसी तस्नीफ की जाए, ऐसी दास्तान लिखी जाए जो खुद की तख्लीक हो, तो वहीं पर इन्होंने लिखा था। नसीरुद्दीन तो गाजीउद्दीन हैदर ने इनको जिलावतन किया था 1824 में। 1824 में ही फसाने अजायब इन्होंने लिखा था और 1843 ईस्वी में पहली बार वो शाये हुआ था। ठीक है, तो नसीरुद्दीन हैदर ने इनको उनका कसूर माफ़ करके वापस इनको लखनऊ में बुलाया था और वहीं पे फिर इन्होंने इसको शाये करके बादशाह के सामने पेश भी किया था। अगला सवाल क्या है दोस्तों, एजाज सुखन किसका तज़करा है? मीर तकी मीर, शेर अली खान सरखोश, गर्देजी या मुसाफी? अब गुरदेजी या गर्देजी क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, ये मुझे नहीं कंफर्म है। अगर आपको कंफर्म हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारी इस्लाह करें। इसको लेकर के मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा। तो एजाज सुखन क्या है दोस्तों, एजाज सुखन जो है शेर अली खान सरखोश साहब का तज़करा है, मशहूर तज़करा है। ठीक है, मीर तकी मीर का आप लोग जानते होंगे निकात शुरा है जो 1752 ईस्वी में उन्होंने लिखा, उर्दू का पहला तज़करा है जो फारसी ज़ुबान में भी लिखा गया। और गर्देजी साहब का तज़करा रेख्ता गोया है, और मुसाफ़ी साहब का जो है तज़करा हिंदी, रियाजुल फसाहा और अक़द सुरैया, ये तीन मशहूर तज़करे इनके मौजूद हैं। ठीक है, तो एजाज़ सुखन किसका है? शेर अली खान सरखोश साहब का। अगला सवाल क्या है दोस्तों, गोरिस्तान शाही किसकी नज़्म है? गोरिस्तान शाही इकबाल, फैज़, जानिसार अख्तर या जोश? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन है इकबाल। अल्लामा इकबाल की ये मशहूर नज़्म है गोरिस्तान शाही, जो उनके पहले शेरी मजमू बाग़-ए-दरा के तीसरे हिस्से में ये नज़्म मौजूद है। ठीक है, गोरिस्तान शाही। अब अगर एक आता है कि गोरे गरीबा किसका है, तो वो नज़्म तबातबाई का जो है मशहूर जो है तर्जुमा की हुई नज़्म है, जो इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा किया, गोरे गरीबा। और गोरिस्तान शाही ये इकबाल का है, अक्सर कंफ्यूज करता है। इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी में पैदा हुए और 1938 में इनका इंतकाल हुआ दोस्तों। इनके 4 शेरी मजमूए मैंने बताया, 26, 37, 38। ठीक है, 24, 36, 37, 38, ये जो है इस तरह से आप लोग इकबाल के शेरी मजमूए को पकड़ सकते हैं। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में पैदा होते हैं सियालकोट में, और लाहौर में इनका 1984 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है फैज़ का। लाहौर ये दो ऐसे शायर हैं दोस्तों जिनकी पैदाइश सियालकोट में और लाहौर में इनका इंतकाल है, ये याद रखिएगा। जानिसार अख्तर 1914 ईस्वी में ग्वालियर में पैदा हुए और 1976 में इनका इंतकाल जो होता है वो मुंबई में होता है। जावेद अख्तर के वालिद हैं, घर आंगन, खाके दिल और तारे गरीबा, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। और जोश मलिहाबादी, जो इनकी पैदाइश है मलिहाबाद में 1898 ईस्वी में होती है, 5 दिसंबर 1898 ईस्वी में, और 22 फरवरी 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में उनका इंतकाल होता है। 1982 ईस्वी इस्लामाबाद में इनका इंतकाल होता है। ठीक है, कई सारे शेरी मजमूए हैं जिसमें डिटेल से अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। अब अगला कौन सा सवाल है दोस्तों, शेर है पंजा इधर चमकता था और आफताब उधर, उसकी ज़िया थी खाक पे ज़ो उसकी अर्श पर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इस शेर में कौन सी सनात बांधी गई है, इस्तियारा, किनाया, लफ़ो नशर मुरत्तब या लफ़ो नशर गैर मुरत्तब? तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है लफ़ो नशर गैर मुरत्तब। अक्सर दोस्तों इस लफ़ो नशर मुरत्तब और लफ़ो नशर गैर मुरत्तब को लेकर लड़के कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं अब यहाँ पर समझाता हूँ, उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा और मदद भी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, शेर है पंजा इधर चमकता था,
यहाँ पे पंजे की बात हो रही है, पंजा इधर चमकता था यानी ज़मीन में चमकता था और आफताब उधर, और आफताब जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं कहाँ पे, आसमान पे। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। उसकी ज़िया थी खाक पे। अब यहाँ पे खाक पे किसकी ज़िया थी, जाहिर सी बात है आफताब ऊपर चमक रहा है, आफताब का जो है रोशनी कहाँ पे आती है, ज़मीन पर, ज़ौ उसकी अर्श पर। अब यहाँ पे चूँकि हज़रत हुसैन के जो या करबला के जो मुजाहिदीन होते हैं उनकी जो अक्सर जो सिफ़ात जो है अर्श पर ही पहुँचाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आफताब की जो है ज़िया खाक पर थी और पंजा की जो है ज़ौ, ज़िया और ज़ौ दोनों एक ही माने में है दोस्तों। यहाँ पे ज़िया इस्तेमाल किया है, यहाँ पे ज़ौ, ये शायराना खूबी है, शायराना जो है यहाँ पे एक तरह से होशियारी है उनकी जो इस्तेमाल किया है, होशियारी से इस्तेमाल किया है ज़िया और ज़ौ। तो ज़ौ उसकी, तो पंजे की ज़ौ अर्श पर थी और आफताब की जो है ज़िया खाक पर थी। तो इस तरह से आप लोग देखिए सीक्वेंस चेंज कर दिया, पंजे का इधर कर दिया और आफताब का इधर कर दिया, तो इस तरह से गैर मुरत्तब हो गया। अब अगर पंजे की जगह पे यहाँ पे कर देता, जैसे पंजा इधर चमकता था और आफताब उधर, अब अगर यहाँ पे कर देता ज़ौ इसकी यहाँ पे इस हिस्से को उठा के यहाँ पे कर देता, ज़ौ इसकी अर्श पर थी, उसकी ज़िया थी खाक पे, तो इस तरह से ये लफ़्ज़ नश्र मुरत्तब हो जाता है। ठीक है, यानी इसका बयान इसके नीचे और इसका बयान इसके नीचे अगर आ जाता तो यहाँ पे मुरत्तब हो जाता है, लेकिन अगर सीक्वेंस चेंज कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया तो ये गैर मुरत्तब हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आई होगी, थोड़ा सा मेरी कोशिश जो है आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुई होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ख्वाजा की तानीस क्या है। ख्वाजा लफ्ज़ है, ये आप लोग सुनते होंगे, ये बहुत मशहूर सवाल गुजरा दोस्तों और काफ़ी हैरान कर देने वाला कि अक्सर लोगों को इसका नहीं मालूम था जवाब। तो ख्वाजा की तानीस क्या है, खातून, बांदी, औरत, दारोगन। तो इसकी तानीस दोस्तों है खातून। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी नहीं चौंके होंगे। ख्वाजा की तानीस खातून है, अगर नहीं मालूम था तो आज आप लोग इसको याद कर लीजिए, अक्सर ये सवाल में भी आ जाता है। अगला सवाल क्या है, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, सनात तनासुब, सनात मुश्किलात, इहाम, सनात तजाद। तो कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सवाल जवाब बताने से पहले समझा दूँ। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। अब यहाँ पे बुढ़ापा जवानी दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं। ठीक है, और आना और जाना, यहाँ पे आना और जाना भी मुतजाद है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जानते हैं, देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के जो मुतजाद बयान किए गए हैं, तो इस वजह से सनात तजाद ये हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला सवाल क्या है, तो सनात तजाद बहुत इजी है। अक्सर अगर मुतजाद जो सिफ़ात बयान किए गए हों, मुतजाद चीज़ें एक शेर में बयान की गई हों, एक ही मिसरे में हो चाहे दोनों मिसरे मिला करके हों, तो सनत तजाद होता है। यहाँ पे सवाल है अगला, आखिरी सवाल है दोस्तों, बलागत के क्या मानी है। बलागत के क्या मानी है। ऑप्शन ये सादा बात करना, गहरी बात करना, दूर असकार बात करना या हस्बे मौका बात करना। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, हस्बे मौका बात करना। ठीक है, अक्सर इसका जो है आता है कि कलाम इक़्तिज़ाए हाल के मुवाफ़िक़ हो, जो बलागत का ये किताबी जुमला है। ठीक है, इक़्तिज़ाए हाल के मुवाफ़िक़ हो कलाम। ठीक है, तो ये जो है मुवाफ़िक़ यानी इक़्तिज़ाए हाल जो है, इसी को कहते हैं हस्बे मौका बात करना। यानी जो मौका हो, जैसा मौका हो, उसी तरह के जुमले जब निकाले जाएं, उसी तरह की बात जब की जाए, तो उसको कहते हैं कि कलाम ये बलीग है। यानी हस्बे ज़रूरत, हस्बे मौका बात किया जाए तो उसको बलीग कलाम कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 20 सवालात आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें साबित हुई होंगी। उम्मीद करता हूं पूरी याद होगी होंगी, और इन 20 सवालों की मदद से बहुत सारे ऐसे सवाल भी आप लोगों को याद हो गए होंगे जो या रिपीट हो गए होंगे या दोहराया दिए होंगे आप लोग, जिसको आपने याद कर रखा होगा या याद करने की कोशिश भी की होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट करके लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें दोस्तों। आप लोग वीडियो देखते हो, अच्छे से कमेंट करते हो, लेकिन लाइक का ऑप्शन आप लोग नहीं टच करते हो। वो लाइक जब मिलता है तो हम लोगों को ज़्यादा खुशी होती है, कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। चैनल को जो सब्सक्राइब आप लोग कर लेते हो वो भी हमारे लिए बहुत ही हिम्मत अफजा बातें होती हैं। तो दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।